हाँ तो मित्रों, स्वागत है नंबर वन क्लासेस में, जहां हम करते हैं नंबर वन पढ़ाई। पिछली क्लास में हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। क्या हम खत्म कर चुके हैं? एक पार्ट किसका? सेंट्रल स्टेट रिलेशन का। कौन सा पार्ट खत्म कर चुके हैं भाई साहब? टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड द स्टेट लेजिस्लेशन, यानी जो राज्य सरकारें कानून बनाती है और जो केंद्र सरकार कानून बनाती है, उनके कानून कहाँ कहाँ लागू होंगे, ये हमने कल डिटेल में देखा। आज हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, यानी भाई साहब लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का मतलब कि कौन कौन से चीजों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है और कौन कौन सी बातों पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, कैसे दिया गया है, वो सब हम देखेंगे और कहाँ दिया गया है वो भी हम पढ़ेंगे। तो डिटेल में चलो पढ़ते हैं, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। वी आर कवरिंग द कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत। और थोड़ा सा मेरा मोबाइल जो है वो टेढ़ा हो रहा है, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। ओके, माई वाटर इज लुकिंग देयर, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। डिस्ट्रैक्शन मिनिमम एंड पढ़ाई मैक्सिमम। ओके, The Constitution provides for a threefold distribution of legislative subject between the center and the state. तीन तरीके से जो हमारा संविधान है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्जेक्ट्स को जिन पे कानून बना सकती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। क्या मैं बीच में आ रहा हूँ क्या? हाँ भाई, थोड़े से आ रहे हो तो मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। हो जाओ भाई, छोटा हो जाओ, मैं थोड़ा सा भाई हो जाओ, तुम हो सकते हो तो। देखो मेरे पास पावर है, ये मेरी पावर काम में लेके मैं छोटा हो गया, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन भाई साहब वो तीन तरीके से पावर बांटता है सेंटर और स्टेट के बीच में। कौन कौन से तीन तरीके, ये मैं हजारों बता चुका हूं। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तीन तरीके से तीन लिस्ट बना के पावर बांटी हुई है कि भाई यूनियन लिस्ट में जो चीजें लिखी हुई है उन बातों पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार कानून बना सकती है, और जो स्टेट लिस्ट में जो बातें लिखी हुई है उन बातों पे केवल और केवल स्टेट लिस्ट यानी कि जो भी राज्य सरकारें हैं वो कानून बना सकती है, जैसे कि राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, जो भी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसको समवर्ती सूची भी बोलते हैं, यूनियन लिस्ट को बोलते हैं संघ सूची हिंदी में, संघ सूची हिंदी में। स्टेट लिस्ट को बोलते हैं राज्य सूची हिंदी में, और कॉन्करेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची हिंदी में। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो कॉमन लिस्ट है, सी से कॉन्करेंट, सी से कॉमन। तो उस पे चाहे तो सेंटर भी कानून बना सकती है और उस पे चाहे तो स्टेट भी कानून बना सकती है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि तीन लिस्ट बनाई गई। लिस्ट वन जो है उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट टू को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और लिस्ट थ्री को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट इन द सेवंथ शेड्यूल। सेवंथ शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये सारी लिस्टों के बारे में बताया गया है। तो इसलिए बोलते हैं सेवंथ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? सेवंथ शेड्यूल है रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमोंग सेंटर एंड स्टेट। राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों के बंटवारे से रिलेटेड है सातवीं अनुसूची। और उसमें क्या दी हुई है? उसमें तीन लिस्ट दी हुई है। कौन कौन सी दी हुई है? लिस्ट वन दी हुई है, लिस्ट टू दी हुई है, लिस्ट थ्री, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दुनिया में आना है फ्री, दुनिया से जाना है फ्री। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये काम नहीं किया गया 1 2 3 में। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने 1 2 3 में ये किया है कि फर्स्ट नंबर की जो लिस्ट है उसमें दी हुई है यूनियन की पावर, कि किन पावरों पे यूनियन जो है वो कानून बना सकती है। सेकंड नंबर की जो लिस्ट है उसमें स्टेट की पावर दी है, उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची बोलते हैं कि स्टेट किन किन मुद्दों पे कानून बना सकती है। और थर्ड नंबर की जो मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरा प्यारा भाई बहनों, तीसरा नंबर की जो लिस्ट है उस लिस्ट में दिया हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, यानी कि जिस पे स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकती है पापा। अच्छा, आज पहले देखते हैं पार्लियामेंट का मतलब संसद हैज एक्सक्लूसिव पावर, यानी साहब यही संसद को ही पावर मिलेगी। एक्सक्लूसिव जहां पे लिखा हो जाए ना, wherever you see exclusive written, that means that the person about which the exclusive word is used is only entitled to use that particular power। यानी जहां पे भी आप एक्सक्लूसिव वर्ड देखो, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, 2 सेकंड देना मेरा। अब भाई साहब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम कभी तो अंतरिक्ष पहुंच जाते हैं, हम कभी पहुंच जाते हैं हिमालय में, हम कभी पहुंच जाते हैं, अरे स्क्रीन राइट नहीं करना था, नो 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 ब्रो, नो ब्रो, ये नीचे था। हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, हम अरे मित्रों ये टैबलेट वाली बात नहीं माना मित्रों, इसका कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव को बोलते हैं शायद, मेरे को नाम है तो याद है पर आ रहा नहीं अभी जबान पे, अनन्य। भाई इसने तो गजब कर दी हिंदी। एक्सक्लूसिव को बोलते हैं कि भाई उसके अलावा किसी को नहीं मिले कोई चीज, तो इसलिए बोलते हैं उसको एक्सक्लूसिव। ओके ओके, तो जो एक्सक्लूसिव पावर है ना भाई साहब, किसकी? टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर एनुमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट में जो जो बातें लिखी हुई है, संघ सूची में जो जो बातें लिखी हुई है, इस यूनियन लिस्ट में जो जो बातें लिखी हुई है उन पे कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार, हु हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज ऑन यूनियन लिस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, ओनली पार्लियामेंट यानी कि हमारी संसद को ही एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा यूनियन लिस्ट पे कानून बनाने का, यानी कि संघ सूची पे कानून बनाने का। ओके, दिस लिस्ट हैज a present 98 subject, originally 97 subject like defense, banking, foreign affair, currency, atomic energy, insurance, communication, interstate trade, commerce, census, audit and so on। तो भाई क्या बोल रहा है कि लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट जो है, पहली लिस्ट, तीन लिस्ट है, 1 2 3
पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। हिंदी में बोलूं तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो तीनों लिस्ट में कुछ कुछ मुद्दे दिए हुए हैं। तो यूनियन लिस्ट में 98 मामले दिए हुए, 98 चीजें दी हुई है जिन पे केवल और केवल केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार कानून बना सकती है। अच्छा जी, हाँ। और ये जो यूनियन लिस्ट है ना, जिसमें 98 चीजें दी हुई है, इनमें अधिकतर मित्रों वो चीजें शामिल की हुई है जो जरूरी है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, और भाई ये कहाँ पहुंच गए, ज्योग्राफी वाला आ गया क्या? कोई बात नहीं, देखो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो तो भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना भारत के लिए, पूरे के पूरे भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, दूसरे देशों के साथ संबंध के लिए, उन चीजों के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट में आती है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो तो डाल दी भैया यूनियन लिस्ट में, है ना। बोले कि इंपॉर्टेंट चीज तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम रखेंगे। ओ भैया, पास में ना एक माइन चलती है, माइन, और वो भाई साहब ब्लास्टिंग करते हैं इतनी जोर से, मैंने उनकी शिकायत की थी, है ना। पीछे में हमारे एक खान चलती है, अभी ब्लास्टिंग हुई, उसमें पूरा घर हिला है मेरा। तो ये इतनी जोर से ब्लास्टिंग करते हैं कि भूकंप आता है भाई छोटा सा। तो देखो तुमको बताता हूँ कि ये जो बड़े बड़े अधिकारी लग जाते हैं कितने कमीने होते हैं। तो भाई मैंने इनकी शिकायत की थी, है ना। अब ये गुंडे टाइप के लोग होते हैं खानियों में, जो राजस्थान में सब चलती है, इनमें गुंडे मुआली ही होते हैं। तो मैंने देखा भाई पता नहीं चले इनको, क्योंकि फिर पता चल जाएगा तो ये कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। तो मैंने शिकायत की कि भाई बहुत जोर से ब्लास्टिंग कर रहे हैं। मैंने इनके जो जॉइंट सेक्रेटरी था, यानी कि आईएएस होता है जो खान विभाग का, उसको मैंने भेजा था मेल, है ना, कि भाई तुम जो है अभी हमारे बहुत भयंकर ब्लास्टिंग करें, हमारा पूरा घर हिलता है, गिर जाएगा कभी से, इनको बोलो कुछ, है ना। और फिर मैंने उसके नीचे स्पेशल ये भी लिखा था कि मेरा नाम मत बताना प्लीज, है ना। मैंने स्पेशल लिखा था नाम मत बताना, तुम खुद चेक कराओ कि कितनी जोर से ब्लास्टिंग कर रहे हैं। भाई 10 दिन बाद में ही उस खान वाले, जो खान जिनकी है, उनमें से एक आदमी आके मेरे पिताजी को बोलता है कि आपने शिकायत की थी क्या। मतलब इतने हरामी है ये आईएएस ऑफिसर आजकल। तो ये मतलब क्या बताऊं तुमको, ये फर्जीवाड़ा करके लग रहे हैं, और ये इतने इतने भ्रष्टाचारी और भ्रष्ट है कि उस पे एक्शन लेने की बजाय उसने मेरा नाम उन खान वालों को बता दिया, और आज भी वो वैसे जोर जोर से ब्लास्टिंग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा उन पे। तो भाई पूरे के पूरे सिस्टम बर्बाद है। हम ये जो संविधान पढ़ रहे, कोई नहीं मानता इसको। भारत की जनता को कोई अधिकार नहीं है भाई साहब। नहीं, यहाँ पे राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 हम पढ़ के आए हैं, राइट टू लाइफ। भाई ये इतनी जोर से ब्लास्टिंग करे, रोज रोज घर हिलता है, पूरा का पूरा मतलब धूल उड़ती है, घर हिलता है पूरा, राइट टू लाइफ कहाँ है? लेकिन क्या हम ले पा रहे हैं ना? हम उन कलेक्टरों को जो संविधान पढ़ के संविधान बचाने के लिए जाते हैं, बोलते हैं कि इंटरव्यू में कि हम सेवा करेंगे देश की, ये करेंगे वो करेंगे, वैसे कलेक्टर जो है सबसे भ्रष्टाचारी, सबसे क्या बोलूं उनके लिए, वो ऐसे आदमी है जो कि एक्शन लेने की बजाय, जब मैंने कहा कि मेरा नाम मत बताना, उन्होंने नाम भी बता दिया उसने, पर एक्शन भी नहीं लिया कोई। क्या कर सकते हैं? अब ये भयंकर ब्लास्टिंग करता है, अभी की इसने पूरा पूरा हिला है मेरा, डर और लगता है मेरे को तो कई बार कि साला घर नहीं गिर जाए नीचे। क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो इंपॉर्टेंट जो मैटर थे वो यूनियन लिस्ट में डाल दिए गए, है ना। यानी कि केंद्र सरकार ने इन मैटर्स को अपने हिस्से में ले लिया कि भाई हम लेंगे इन पे, तो ठीक है। और जो ठीक ठाक मैटर थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, और जो लोकल इंपॉर्टेंस के थे, लोकल इंपॉर्टेंस देखो, एक तो होता है नेशनल इंपॉर्टेंस, एक होता है लोकल इंपॉर्टेंस, है ना। अभी बताऊंगा क्या होता है। लोकल इंपॉर्टेंस के मैटर जो थे वो डाल दिए गए किसमें? स्टेट लिस्ट में, यानी कि राज्य सूची में, है ना। लिस्ट, राज्य सूची। एक तो ये तरीका अपनाया गया, ठीक है। एक तो ये तरीका अपनाया गया डालने का कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो केंद्र वाली में डाल दिए, जो कम इंपॉर्टेंट थे वो स्टेट इसमें डाल दिए। अब देखो इंपॉर्टेंस भी दो टाइप की होती है, एक तो होती है नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, और एक होती है लोकल इंपॉर्टेंस। ये क्या होती है भाई? देखो बताता हूं मैं। नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब कोई ऐसी चीज जो पूरे का पूरे भारत के लिए जरूरी है, अगर वो खराब हुई तो पूरे भारत पे असर पड़ेगा। जैसे कि करेंसी, पैसा। हमारे जो भारत में करेंसी चलती है, पूरे भारत में एक जैसी चलती है ना। बैंकिंग, बैंकिंग मतलब बैंकिंग का जो सिस्टम है, बैंक में पैसे जमा कराते हो करते हो, तो पूरे भारत में चलते हैं, है ना। सिस्टम सारा एक जैसे चलता है। डिफेंस, फौज हमारी हो गई, है ना, डिफेंस वाली, है ना। कम्युनिकेशन, जो मोबाइल लगे हुए हैं, मोबाइलों से बात कर रहे हो, पूरा भारत ही कम्युनिकेट करता है। अगर बंद हो जाएगा तो कितनी चीजें, कितने लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है नेशनल इंपॉर्टेंस की, है ना। तो ये बड़ी चीज है जो पूरे भारत के लोग प्रभावित करते हैं, पूरे भारत के लिए जरूरी है, तो उनको हमने बोला कि थिंग्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। लेकिन कुछ होती है लोकल इंपॉर्टेंस की चीजें भी। अच्छा, लोकल इंपॉर्टेंस की क्या? जैसे मान लो हेल्थ हो गई। आप बोलोगे हेल्थ भाई लोकल कैसे? हेल्थ पूरे देश के लिए जरूरी है, स्वास्थ्य पूरे देश के लिए जरूरी है। मैं मानता हूं भाइयों कि स्वास्थ्य पूरे देश के लिए जरूरी है, लेकिन एक टाइम पे कहीं एक जगह जो आदमी को बीमारी होगी, जरूरी थोड़ी दूसरी जगह भी वो भी बीमारी होगी, नहीं होगी ना। अलग अलग बीमारी हो सकती है अलग अलग जगह पे। कहीं पे किसी को बुखार हो रहा है, डेंगू फैल रहा है, जैसे दिल्ली में कई बार डेंगू फैलता है, कश्मीर में डेंगू नहीं फैलता, क्योंकि वहां पे ठंड है, वहां पे मच्छर नहीं है। दिल्ली में बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पे ठंड लगती है, ठंड में लोगों को फीवर होता है, जुकाम लगती है। साउथ में जाओगे समुद्र के किनारे, तमिलनाडु उधर, तो उधर इतनी ठंड पड़ती नहीं, तो उनको फीवर नहीं होता होगा ठंड वाला, है ना। तो अलग अलग जगह के हिसाब से मौसम भी बदल जाता है, मौसम बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती है, तुम बदल गए, मैं बदल गया, सब बदल जाता है।
तो स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ भी बदल जाती है, बीमारियां भी बदल जाती है। तो बीमारी भाई लोकल हर जगह पे अलग अलग होगी। तो इसलिए इसको बोला कि दिस इज द थिंग ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस, दिस इज द थिंग। मेरे को यार ये दिखा रहा है थोड़ा सा पर्दे को। दिस इज द थिंग ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द थिंग ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस। तो इसीलिए इसको डाला गया स्टेट लिस्ट में। क्यों? क्योंकि हर स्टेट में हो सकता है उनके हिसाब से अलग अलग बीमारियां होती है, तो वो उसको कंट्रोल करें। उसके अलावा जो पंचायती राज है, पंचायती राज के इलेक्शन हो गए, इसको इसमें डाला गया। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को स्टेट लिस्ट में डाला गया। क्यों? क्योंकि लोकल इंपोर्टेंस का भाई। एग्रीकल्चर भी वैसे होता है, जैसे मैंने बताया राजस्थान में रेगिस्तान है, तमिलनाडु में भाई साहब, तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में समुद्र पास में है ना, तो कभी बारिश आ भी जाती है, नहीं भी आती। कश्मीर में क्या ठंड पड़ती है, तो केसर केसर है ना, और सेब और बादाम इस टाइप की चीजें कश्मीर में होती है। तमिलनाडु में नारियल होते हैं, है ना। आसाम में जाएंगे वहां पे चाय होती है। तो वो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग वहां पे प्रोडक्शन होता है। अब कहां पे कैसा प्रोडक्शन होता है वहां की स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पता होगा ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कहां से बनती है, वहीं के आदमी चुन के किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो वही के लोग, उनको पता है कि हमारे राज्य में क्या अच्छा होता है क्या अच्छा नहीं होता, हम अपने आप संभाल लेंगे। ये हमारा लोकल इंपोर्टेंस का मामला है। तो इसलिए इन चीजों को, जो लोकल इंपोर्टेंस वाली थी उनको तो डाला गया स्टेट लिस्ट में, और जो नेशनल इंपोर्टेंस वाली थी उनको डाला गया सेंट्रल लिस्ट में। पहला तो ये था आधार। आधार का मतलब बेसिस, जिस बेसिस पे अलग अलग चीजों को बांटा गया। दूसरा आधार क्या था? दूसरा आधार ये था कि जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जिनमें ऐसा होना जरूरी है कि पूरे देश में उनके लिए एक ही कानून हो, एक जैसा कानून हो, समान कानून हो, यानी अलग अलग नहीं हो। क्योंकि अगर कोई चीज हम स्टेट को देते हैं कि भाई तुम देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, तो स्टेट तो बहुत सारी है और हर स्टेट फिर अपने हिसाब से देखेगी, अलग अलग कानून बनाएगी। तो हो सकता है इस स्टेट का कानून और उस स्टेट का कानून सेम चीज पे अलग हो। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर यानी कृषि, कृषि पे कानून कौन बनाता है? राज्य सरकारें बनाती है। तो अधिकतर ये देखोगे कि एक राज्य का कृषि का कानून में अलग कुछ लिखा रहेगा, दूसरे में अलग लिखा रहेगा, तीसरे में अलग लिखा, क्योंकि अपने अपने हिसाब से बनाएंगे फिर, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पे पूरे भारत में एक जैसा कानून ही चाहे सरकार, है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको यूनियन लिस्ट में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि भाई यूनियन तो एक ही है ना, सेंटर तो एक ही है पूरे भारत का, सेंटर अलग अलग थोड़ी है, केंद्र सरकार एक ही है। तो अगर कोई यूनियन लिस्ट में कोई चीज डाल दी गई तो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और हमने देखा था कि केंद्र सरकार एक है तो एक ही कानून बनाएगी, वन, है ना, एक कानून बनाएगी। और हमने कल की क्लास में ये देखा था, जब हमने टेरिटोरियल एक्सटेंट देखा था, कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून पूरे भारत पे लागू होते हैं। तो ये एक ही कानून पूरे भारत पे लागू होगा, होल इंडिया, है ना, होल इंडिया, यानी कि सारे भारत में एक जैसा कानून लागू होगा, एक जैसे नियम होंगे, एक जैसे प्रोविजन होंगे, समानता रहेगी, अलग अलग सिस्टम नहीं बनेंगे। तो जिस भी चीज जो इंपॉर्टेंट है उस पर सरकार चाहती है कि वो पूरे भारत में उसके लिए कानून समान हो, तो उसको यूनियन लिस्ट में डाल दिया गया, है ना। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, है ना, जिनमें उन्होंने सोचा कि समान हो तो ठीक है, इक्वल कानून हो, इक्वल कानून हो तो भी ठीक है, इक्वल ना हो तो भी ठीक है ना, अनइक्वल हो तो भी ठीक है, तो उसको डाला गया किसमें? स्टेट में नहीं, ना ना ना, स्टेट लिस्ट में नहीं, उसको डाला गया कौन करंट लिस्ट में। कौन करंट लिस्ट में, सेम करंट नहीं बोल रहा हूं मैं, कौन करंट लिस्ट बोल रहा हूं, यानी कि समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची के बारे में, जो कि सूची नंबर कौन सी है? लिस्ट नंबर 3 है कॉन्करेंट लिस्ट। समझना बात को, फर्स्ट तो है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में ये बोला जाता है ना कि कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि मैंने सी से बताया कॉन्करेंट, सी से बताया कॉमन। कॉमन का मतलब इस पे स्टेट भी कानून बना सकती है, इस पे स्टेट भी बना सकती है, इस पे सेंटर भी बना सकती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट की बढ़िया बात यह है कि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, बनाना चाहे तो किसी मुद्दे पे, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी किसी मुद्दे पे बनाना चाहे तो बना सकती है कानून। और मैंने इसके साथ में एक बात और बहुत पहले बता दी थी कि अगर दोनों किसी सेम मुद्दे पे कानून बना देते हैं तो इसका कानून चलेगा, इसका नहीं चलेगा फिर उस पे, है ना। यानी यूनियन गवर्नमेंट को प्रायिकता दी जाएगी, यूनियन गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो मुद्दे डाले गए जिन पे इन्होंने सोचा कि कभी जरूरत पड़ेगी एक कानून की, कभी एक कानून की पूरे देश में कि एक जैसा कानून हो उस मुद्दे पे, तो हम बना देंगे। यूनियन वालों ने सोचा तो हम बना देंगे, ठीक है। और जब हमने अगर किसी मुद्दे पे कानून बना दिया तो स्टेट वालों ने कुछ भी बोला उनका लागू नहीं होगा, हमारा ही लागू होगा, और हमारा एक ही कानून होगा, तो पूरे देश में एक जैसा कानून लागू होगा। लेकिन जरूरत नहीं हुई अगर एक जैसे कानून की, मान लो नहीं हुई जरूरत, है ना, पड़ी नहीं जरूरत, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे, स्टेट वाले अपने अपने कानून बनाते रहेंगे उस मुद्दे पे, ठीक है। इस तरीके से जो है सिस्टम को बांटा गया है। तो ये तो हो गया, मैंने बताया बांटने का आधार। बट बांटा क्या गया और क्या क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे अभी, चापड़ी के अभी हम पढ़ेंगे। चलो, द स्टेट लेजिस्लेचर हैज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इनोमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। बोलता है कि साहब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, देखो यहां पे तो ऊपर तो क्या लिखा हुआ था, ढंग से पढ़ना। पॉलिटी का एक ही तरीका है और कोई दूसरा तरीका है नहीं कि एक एक लाइन को समझो, और नहीं समझ सकते तो फिर मेरे जैसे मास्टर की क्लास को खोल के बैठ जाओ और फिर किताब भी सामने खोल लो। ऊपर जो सेंटर की पावर लिखी हुई थी यूनियन लिस्ट के मामले में, उसमें लिखा हुआ था कि सेंटर हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज ऑन यूनियन लिस्ट। एक्सक्लूसिव मतलब कि सेंटर के अलावा किसी को नहीं मिल रहा भाई साहब,
यूनियन गवर्नमेंट को ही मिल रहा है वो कानून, वो अधिकार कि यूनियन लिस्ट में जो बात लिखी है उस पर केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगी। लेकिन दूसरे में क्या लिखा हुआ है? द स्टेट लेजिस्लेचर हैज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर एन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट। तो ये क्यों लिख दिया भाई साहब? इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये क्यों लिख दिया? क्योंकि भाई स्टेट गवर्नमेंट को पावर तो है कि आप स्टेट लिस्ट में जो जो लिखा हो उस पर कानून आप ही बना सकते हो। सेंटर वाले बोल रहे हम टांग नहीं लगाएंगे, लेकिन केवल केवल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जहां पे लिख दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ एबनॉर्मल भी हो सकता है भाई साहब, है ना। जहां पे अगर लिखा गया है मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जहां पे लिखा है कि नॉर्मल, रंग बदल लो रे, रंग बदल लो, रंग बदल लो भैया। जहां पे लिखा है कि नॉर्मल कंडीशन में तो आप अपने कानून खुद बनाना, हम टांग नहीं लगाएंगे। तो अगर स्पेशल नॉर्मल लिखा गया तो इसका मतलब कुछ एबनॉर्मल भी होगा, एबनॉर्मल भी कुछ ना कुछ होगा। नॉर्मल को बोलते हैं सामान्य, एबनॉर्मल को बोलते हैं असामान्य। इसको बोलते हैं सामान्य, इसको बोलते हैं असामान्य। तो भाई ये बोल रहे कि सामान्य स्थिति में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपके कानून आप खुद बनाओ, हम टांग नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब इसके साथ ये भी बोल रहे हैं कि अगर असामान्य स्थिति हुई, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो है, तो आपके कानूनों में टांग हम लगाएंगे। हाँ, तो ये भी कुछ ना कुछ होगा ना, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होगा जब स्टेट लिस्ट पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ऐसा कौन सा सर्कमस्टांसेस होगा? वी विल सी, वी विल लुक एट दिस। ओके, देखो, दिस हैज एट प्रेजेंट 59 सब्जेक्ट्स लाइक पब्लिक। ओरिजिनल कितने थे छोड़ दो, ध्यान मत दो, है ना। तो आज की डेट में 59 सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में, और सेंट्रल लिस्ट में 98 सब्जेक्ट है। तो पहली चीज तो यही देख लो कि यूनियन लिस्ट में तो 98 सब्जेक्ट डाले गए हैं और स्टेट लिस्ट में केवल 59 डाले गए हैं। तो देखो, इनको ज्यादा दिए गए यूनियन वालों को, स्टेट वालों को कम सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो हमारे को यहीं पे दिख जाता है कि हमारा संविधान जो है वो यूनियन की, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की वो करता है क्या, तरफदारी। और क्या क्या डाला गया है स्टेट लिस्ट में, राज्य सरकारों को किस किस चीज पे कानून बनाने का अधिकार दिया गया मित्रों। पब्लिक ऑर्डर पे, यानी कोई लड़ाई वड़ाई हो तो पकड़ के थाने में पकड़ के कुटाई कर दो उनकी। पुलिस पे, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, यानी कि जनता के स्वास्थ्य के लिए, मैंने बताया अभी। सैनिटेशन, यानी साफ सफाई के लिए, जो गटर के नाले किधर से निकलेंगे, है ना, गंदी गंदी नाली का पानी किधर से निकलेगा, ये भाई स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। एग्रीकल्चर यानी कृषि पे मैंने बता दिया। प्रिजन यानी कि जेल, है ना। अब उनको पता है कि भाई उनके राज्य में कौन कौन कांड कर रहा है, पुलिस उनके हाथ में, तो जेल भी उनके हाथ में दे दी कि पुलिस पकड़ेगी और जेल में डालो लोगों को, है ना। तो ये तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हारे आसपास में जो भी वो हो, क्या वो हो, तुम्हारे आसपास में जो भी अपराधी अपराध करे तो उसको पकड़ के जेल में डालो, ये पावर तुमको दे रहे, ठीक है स्टेट वालों, समझ गए बात। हाँ, लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज, ये वो, तो ये भी लोकल इश्यू था तो वो उनको दे दिया। फिशरीज यानी मछली पालन करते कई जगह। खेती जैसे मामला है, खेती में जैसे हम क्या करते हैं, खेती में फसल उगाते हैं, लेकिन जो समुद्र के पास वाले राज्य हैं वहां पे बहुत सारे मछली पकड़ते लोग, तो वो मछली वाला सिस्टम भी उनको दे दिया कि देख लो आपके मछली जो पकड़े उसको किस हिसाब से सहायता देनी, क्या देनी क्या नहीं देनी। फिशरीज मार्केट, थिएटर, गैम्बलिंग एंड सो ऑन। थिएटर, फिल्म विलम देखना, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, इनके पावर, टुच्चे पावर जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से पावर रखे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारी भारी चीज रखी है, देखो क्या क्या रखी है। डिफेंस, रक्षा, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर, दूसरे देशों के साथ संबंध, भारी भारी चीज है। करेंसी यानी मुद्रा, एटॉमिक एनर्जी यानी कि भाई साहब परमाणु ऊर्जा की बातें, एटॉमिक एनर्जी मतलब परमाणु ऊर्जा की बातें। इंश्योरेंस करते हैं LIC, GIC, ये सारी कंपनियां। कम्युनिकेशन, जो सारी की सारी मोबाइल कम्युनिकेशन हो गई, इंटरनेट कम्युनिकेशन हो गई, और जो पोस्टल कम्युनिकेशन हो गई, है ना। इंटरस्टेट ट्रेड, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बिकने के लिए जाएगा तो उस पर कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। स्टेट के अंदर अंदर, किसी स्टेट के अंदर अंदर कोई दुकान खोल के बैठा है, सामान बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसका कंट्रोल कौन करेगी? यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। सेंसस का मतलब जनगणना। तो जनगणना किसकी होती है? एक एक राज्य की जनगणना थोड़ी होती है, पूरे भारत की जनगणना होती है। भारत में कितने लोग रह रहे हैं, वो क्या क्या करते हैं, उनके पास क्या क्या चीजें हैं, तो ये कौन जानना चाहता है? ये पूरे भारत की बात अगर आएगी तो कौन जानना चाहेगा? यूनियन गवर्नमेंट। तो पावर भी किसको दिया गया? यूनियन गवर्नमेंट को। ऑडिट एंड सो ऑन, ऑडिट जो मैंने CAG बताया था कल, है ना, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसके पावर भी किसको दिए हुए हैं? यूनियन गवर्नमेंट को दिए हुए। तो ऐसे बड़े बड़े पावर तो दिए हुए यूनियन गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट को क्या दिया है? नाली कहाँ से निकलेगी, गटर का पानी कहाँ से निकलेगा, कोई लड़ेगा तो उसको कूट के डाल दो जेल में, है ना। खेती कैसे होगी, मछली कैसे पकड़ी जाएगी, जुआ कैसे खेलेंगे, और इस तरीके की टुच्ची पावर दी गई स्टेट गवर्नमेंट को। अच्छा, तीसरे नंबर का देखते हैं। Both the parliament and the state legislature can make laws with respect to any of the matters enumerated in the concurrent list. This list has a present 52 subject, originally 47 subject like criminal law and procedure. तो बोला कि साहब जिसमें दोनों पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में उन चीजों को डाला गया है। उसमें कौन सा है? क्रिमिनल लॉ है एक। तो क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है दंड संहिता। CRPC जैसे होता है ना, सेंट्रल क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर, ऐसा कुछ होता है। आजकल बदल गया वो, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता बना दिया गया उसको। तो ये जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में डाली हुई। क्यों?
कॉन्करेंट लिस्ट में मैंने बताया कि वो चीजें होती है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और संविधान बनाने वालों ने ये सोचा था कि जरूरत पड़ेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बना देगी और वो पूरे भारत के लिए फिर वो एक ही बनेगा, और जिन जिन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती तो स्टेट अपने हिसाब से देख लेगी। तो क्रिमिनल लॉ जो है ना, क्रिमिनल लॉ, कुछ तो ऐसे हैं, मतलब कानून अपने, कुछ तो ऐसे अपने अपराध है जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना रखे हैं। जैसे जैसे चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज हो गया है ना, और एनटीपीसी एक्ट, नार्कोटिक एंड साइट्रोपिक सब्जेक्ट सब्सटेंस एक्ट, ऐसे ऐसे कुछ दो चार कानून है। जैसे कोई आतंकवादी हमले वाले हो गए, इस टाइप के जो बड़े बड़े भारी भारी कांड करते हैं ना, उनके लिए कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया। और छुटपुट कांड के लिए कानून कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। जैसे गुजरात में दारू बंद है, कोई दारू पिएगा तो उसको उसको 1 महीने की जेल होगी। अब इसके लिए थोड़ी केंद्र सरकार कानून बनाएगी टुच्चे पुच्चे चीजों के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें उनको दे दी कि भाई तुम कुछ और जोड़ना चाहो अपनी तरफ से, हमने जो बोल दिया, हमने जो कानून जिस मुद्दे पे बना दिया उस पर तो हमारा ही चलेगा, है ना, तुमको ही मानना पड़ेगा। लेकिन जिस पे हमने कुछ नहीं बोला उस पर तुम अपना भी बना सकते हो। तो उन चीजों को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। तो क्या था? क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कॉन्करेंट लिस्ट में थे। क्या थे? कॉन्करेंट लिस्ट में। 2 सेकंड देना मुझे। ओके ओके। सिविल प्रोसीजर्स को, मैरिज डाइवोर्स को, यानी तलाक होंगे, शादी होगी, फिर बींद बीननी लड़ेंगे, मुंड फोड़ेंगे एक दूसरे का, और उसके बाद तलाक वलाक करेंगे, तो वो भी किस में डाल दिया? कॉन्करेंट लिस्ट में। कि भाई कहाँ पे ज्यादा मुंड फूटते हैं, किस स्टेट में ज्यादा लड़ते हैं बींद बीननी, है ना, लोग लुगाई, हस्बैंड वाइफ, तो वो स्टेट अपने हिसाब से कानून बना लेना, और जहां पे नॉर्मल जो चीज होगी उस पर सेंटर बना देगी। पॉपुलेशन कंट्रोल यानी कि जनसंख्या नियंत्रण पे, फैमिली प्लानिंग पे, बिजली पे, और मजदूरों का वेलफेयर पे, है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग पे, ड्रग्स का मतलब हो गया जो दवाइयां, उन पे, न्यूज़पेपरों पे और किताबों पे, प्रिंटिंग प्रेस पे, और ऐसी बहुत सारी चीजें दी हुई है जिनमें सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। तो मित्रों उसके बाद में जो है क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, यानी कि जो इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किया था 1976 में, उसने ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट। यानी कि स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दिए हुए थे जिन पे केवल और केवल राज्य सरकारों को कानून बनाने की पावर थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? इधर से उठाया इन सब्जेक्ट को और कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया, यानी कि स्टेट वाली पावर छीन ली और कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी। इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा मित्रों कि जो स्टेट लिस्ट में होता है उस पर तो केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है ना, लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट में होता है उस पर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है स्टेट के साथ साथ में। तो स्टेट से एक्सक्लूसिव पावर छीन ली गई और फिर उनको कॉमन बास्केट में डाल दिया, जिसमें पार्लियामेंट भी उठा सकती है चीजों को और स्टेट गवर्नमेंट भी उठा सकती है। तो वो कौन कौन से 5 सब्जेक्ट थे जिनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया स्टेट लिस्ट से उठा के? तो भाई पहला तो था उनमें एजुकेशन यानी कि शिक्षा, है ना। दूसरा था फॉरेस्ट यानी कि जंगल। पहले क्या होता था? एजुकेशन पे कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती थी, जंगलों पे भी कानून स्टेट गवर्नमेंट बना सकती थी। फिर पार्लियामेंट बोला हम भी जंगली बनेंगे थोड़े से, है ना, हम पढ़ेंगे फिर जंगली बनेंगे, तो बोले हम भी एजुकेशन पे कानून बनाएंगे, फॉरेस्ट पे बनाएंगे। वेट एंड मेजर, जो तोल बांट होते हैं इन पे, है ना, ये इन चीजों पे भी कानून बनाती है सरकार। आपको लगा टुच्ची सी चीजें लगेगी ये, लेकिन बहुत जरूरी होती है वेट मेजर। नहीं तो तुम्हारे को पता है लूट लेंगे सारे दुकान वाले। अगर कोई गलत वेट गलत मेजर से, मतलब 1 किलो कुछ लेने जा रहे हो सामान, तोल के तुमको 800 ग्राम ही दे रहा है और 1 किलो का बांट रख रखा है, तो उन चीजों का ध्यान कौन रखता है? उन चीजों का ध्यान रखता है कौन? उन चीजों का मित्रों ध्यान रखता है कौन? उन चीजों का ध्यान रखता है हमारे पार्लियामेंट वाले। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, यानी कि जो जंगल का भी ध्यान रखेंगे प्लांट पार्लियामेंट वाले भी साथ में, और जंगली जीव है और जो पंछी है उनका भी ध्यान रखेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो बोलते साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी जो नीचे वाले कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, लोअर जुडिशरी हो गई, म्युनिसिपल कोर्ट हो गए, है ना, और सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसडीएम, नहीं वो तो अलग होता है। जो ये सारे छोटे कोर्ट है ना, जो छोटे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के, इनके ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल कोर्ट्स, इनका ऑर्गेनाइजेशन और कैसे बनेंगे, कैसे काम करेंगे, वो सारी चीजें, उन सबको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। और ये 5 चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में डालने से ये हुआ कि अब इन पे कानून पार्लियामेंट भी बना सकती है और इन पे कानून स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। अच्छा, पहले केवल स्टेट गवर्नमेंट बना पाती थी। अच्छा जी, 4 नंबर का देखते हैं। Parliament has power to make laws with respect to any matter for any part of the territory of India not included in the state, even though the matter is one which is enumerated in the state list. This provision has reference to the union territory of the acquired territory, if any. तो ये बोल रहा है कि साहब अगर कोई मैटर स्टेट लिस्ट में भी लिखा हुआ है, स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जब भी मैं बोलूं कि कोई भी चीज स्टेट लिस्ट में लिखी हुई है, तो उसका मतलब आपको हाथ के हाथ अपने खोपड़े में समझ में ये आना चाहिए कि अगर स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची में कोई चीज लिखी हुई है तो उस पर कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, पार्लियामेंट नहीं बना सकती। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है जहां पे स्टेट लिस्ट में लिखी हुई चीजों पे भी, जैसे मैंने पढ़ा था कि स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर लिखी हुई है, पंचायती राज लिखी हुई है, हेल्थ लिखी हुई है, पुलिस लिखी हुई है, पब्लिक ऑर्डर लिखी हुई है, तो इन चीजों पे भी जो कि स्टेट लिस्ट पे ऑलरेडी लिखी हुई है, उन पे भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। किन कंडीशन में? कि अगर जिसके लिए वो कानून बना रही है वो यूनियन टेरिटरी हो, है ना, यानी जिसके लिए कानून बनाना है
वो चीज तो स्टेट लिस्ट में लिखी भी रहो, लेकिन जहां जिस जगह के लिए कानून बना रहे हैं वो जगह खुद स्टेट ना हो। यानी मतलब क्या हुआ, यानी एक तो यूनियन टेरिटरी भारत की जो है यूनियन टेरिटरी, है ना, यूनियन टेरिटरी में कौन हो गया, दिल्ली, पुडुचेरी, अभी जम्मू कश्मीर भी है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड, इस टाइप की यूनियन टेरिटरी के लिए कानून कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। चाहे वो स्टेट लिस्ट का कानून हो, चाहे वो सेंट्रल लिस्ट का हो, कहीं पे भी लिखा हो वो बना सकते हैं, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, वो स्टेट है ही नहीं। और दूसरा अक्वायर्ड टेरिटरी, अक्वायर्ड टेरिटरी मतलब किसी जगह को जीत ले, यानी पाकिस्तान को हमने कल को जीत लिया, तो भारत की स्टेट लिस्ट में हो सकता है पुलिस का लिखा हुआ रहे कि भाई पुलिस के ऊपर कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाए उसके लिए वहां पे स्टेट गवर्नमेंट होनी भी तो चाहिए भाई। जो चीज हमने जीती वहां भी स्टेट गवर्नमेंट बनी नहीं है, अभी तो नई नई जमीन है ना हमारी, अभी तो हमने उसका उद्घाटन नहीं किया है, तो वो जब तक बनेगी तब देखेंगे, लेकिन उस टाइम पे उस पे कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। और यूनियन टेरिटरी पे भी कानून पार्लियामेंट इसीलिए बनाती है क्योंकि स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और अधिकतर यूनियन टेरिटरी में स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, उसको सीधा का सीधा प्रेसिडेंट देखता है ना, तो इसलिए पार्लियामेंट ही उन पे सारे कानून बनाती है, चाहे वो स्टेट लिस्ट के हो, चाहे वो सेंट्रल लिस्ट के हो, चाहे वो किसी भी लिस्ट के हो। 101वां अमेंडमेंट, 101 रुपए डाल दो भैया हमारे जेब में, 101 रुपए, हमारे भारत में 101 रुपए का बहुत वो किया जाता है, किसको पैसे देते हैं तो 101 देते हैं, तो इसीलिए भारत सरकार भी 101वां अमेंडमेंट लेके रुपए के लिए, किसके लिए, रुपए के लिए, जीएसटी, जीएसटी का मतलब टैक्स, टैक्स का मतलब पैसा। तो 101वां अमेंडमेंट की जहां पे बात की जाए 2016 की, तो ये जीएसटी के बारे में बात की जा रही है, हैज मेड अ स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Accordingly, the Parliament and the state legislature have power to make laws with respect to goods and service tax imposed by union or by the state. Further, the Parliament has exclusive power to make laws in respect to the goods and service tax where the supply of goods or services both takes place in the course of interstate trade or commerce. So, what this person is trying to say, brother, this man is trying to say कि भाई 101 नंबर का एक अमेंडमेंट हमारे देश में लाया गया, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2016 में लाया, इसमें एक नई चीज भारत में लाएगी, वो थी जीएसटी। अभी मैंने बताया कि स्टेट के अंदर, मैंने क्या बताया था भाई, स्टेट के अंदर कोई माल बिक रहा है ना, स्टेट की बाउंड्री से बाहर नहीं जा रहा, तो उस पर तो कौन कंट्रोल करेगा, उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है। लेकिन दो स्टेट के बीच में कोई माल जा रहा है, एक स्टेट से निकल रहा है दूसरी में जा रहा है, यानी एक स्टेट की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी स्टेट की बाउंड्री में घुस रहा है, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है। यानी कि नॉर्मल बात यह है भाइयों, मेरे भाइयों, पहले क्या होता था कि स्टेट के अंदर अंदर कोई भी चीजें बिकती थी ना, लोग खरीदते थे बेचते थे, स्टेट के अंदर अंदर, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की बाउंड्री में अगर कोई चीज खरीदी बेची जा रही है तो उस पर टैक्स कौन लेगा, राजस्थान गवर्नमेंट, और उसको वो वेट बोलते थे, क्या बोलते थे, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, और ये किसके जेब में जाता था, स्टेट गवर्नमेंट के जेब में। जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान गवर्नमेंट के जेब में। लेकिन अगर कोई भी माल मान लो राजस्थान की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे राज्य में जा रहा है, जैसे हरियाणा यहाँ पे, तो ये राजस्थान से निकला हरियाणा में गया, तो भाई बाउंड्री क्रॉस कर ली इसने, और जैसे ही बाउंड्री क्रॉस करी सेंट्रल गवर्नमेंट टपक जाती थी बीच में कि भाई अब तो हम भी टैक्स लेंगे, क्योंकि यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी एक्सक्लूसिव। इंटर स्टेट का मतलब होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, और इंट्रा स्टेट का मतलब ये होता है, इंट्रा स्टेट का मतलब ये होता है कि उसी स्टेट के अंदर अंदर उसकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहे, तब तो हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट, उसकी बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी स्टेट में जा रहा है तो बोलेंगे इंटर स्टेट। तो मान लो राजस्थान से माल हरियाणा जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टपक जाएगी भाई हमको भी टैक्स दो, तो फिर वो लेते थे सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, उस टाइम पे वो लेते थे, ठीक है। ये सारा सिस्टम पहले चल रहा था, इसमें बहुत माथाफोड़ी थी, है ना। फिर यहाँ पे हरियाणा वाले और जी अपना वो लेते थे, वेट लेते थे, तो बड़ा मुश्किल था व्यापार करना भारत में, इतने सारे टैक्स, इतने सारे लोग टपक जाते थे, भाई साहब जब व्यापार करता था उसका दिमाग का दही हो जाता। तो इसीलिए सरकार ने एक चीज लेके आई, जीएसटी। उन्होंने बोला कि भाई स्टेट वालों तुम भी हमारे भारत में आते हो, हम भी तुम्हारे भारत में आते हैं, मतलब भारत हम दोनों का है, गवर्नमेंट भी बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल रही है कि हमारा भी भारत है, तुम्हारा भी भारत है, ये मेरा वतन ये तेरा वतन, है ना, तो ये दोनों का वतन है। तो एक काम करें ना कि ये दो तीन टैक्स क्या को लेना भाई, एक एक ले लेते टैक्स दोनों मिलकर, जीएसटी तुम भी लो मैं भी लूं, है ना, दोनों एक ही टैक्स ले लेते हैं। जो व्यापार करेगा, जो व्यापारी है उसके फिर टेंशन नहीं होगी ना, उसको सिर्फ एक टैक्स देना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, उससे तो एक ही टैक्स लेंगे ताकि उसको 50 फॉर्म नहीं भरने पड़े, 50 टैक्स को देखना नहीं पड़े कौन कौन सा जमा कराना है, वो तो एक टैक्स देगा, फिर हम इसको बांट लेंगे। तो भाई इससे क्या किया गया जीएसटी से, कि जो पहले सिस्टम चल रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स ले रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स ले रही थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया था कि विद इन द स्टेट कुछ भी होगा तो उस पर वो टैक्स ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया था कि अगर इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई बिजनेस होता है तो उसमें तुम टैक्स ले सकते हो। तो अब जीएसटी क्या कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दी है उनको चेंज करने की कोशिश कर रहा है ना। हाँ, और इसमें भी मेनली ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन को चेंज कर रहा है भाई साहब, क्योंकि स्टेट की जो पावर थी वो अब छीनी जाएगी, है ना, उनका टैक्स लेने की पावर छीनी जाएगी और फिर वो भी जीएसटी लेगी, फिर जीएसटी बांटा जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया, इसके लिए 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ा इन चीजों को चेंज करने के लिए। और मैंने बोला कि जहां पर भी स्टेट की पावर चेंज की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो वो एक्स्ट्रा हार्ड कैटेगरी में आता है, एक्स्ट्रा हार्ड,
और जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की क्लास देखी थी मित्रों, वो तुमने नहीं देखी, जाके देखना, क्योंकि वापस से तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वो 1-2 घंटे की क्लास है। अब यहाँ पे तो मैं यही बता सकता हूँ कि वो क्लास जाके देख लो। तो एक्स्ट्रा हार्ड कैटेगरी में आता है ये, जहाँ पे भी स्टेट और सेंटर के रिलेशन में चेंजेस किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में करके, फेडरल सिस्टम में बदलाव किया जाता है। तो जीएसटी को उसी तरीके से पास कराया गया, 50% से ज्यादा 50% स्टेट की अनुमति ली गई है ना, और उसके बाद में ये बिल पास हुआ स्पेशल मेजोरिटी से, और फिर बन गया जीएसटी। तो फिर सारे के सारे टैक्स हट गए, सेंटर वाला टैक्स भी हट गया और स्टेट वाला भी हट गया। अब क्या होता है, अब क्या होता है सिस्टम, देखो थोड़ा सा वो भी समझ लो जीएसटी में क्या होता है। मान लो ये राजस्थान है, राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के अंदर अंदर कोई बेच रहा है, बाहर नहीं जा रहा राजस्थान के, है ना, जो माल है या सेवा है वो बाहर नहीं जा रहा, तो यहाँ पे तो लगेगा क्या, यहाँ पे जीएसटी लगेगा, लेकिन उस जीएसटी का कुछ नाम होगा। क्या नाम होगा, एक तो होगा CGST लगेगा प्लस SGST लगेगा, है ना। अगर राजस्थान के अंदर अंदर बिक्री हो रही है, और अंदर अंदर जो बिक्री होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट, क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, है ना। तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे क्या लगेगा, CGST लगेगा, SGST लगेगा। 2 पोर्शन लगेंगे, यानी टैक्स तो एक ही लगेगा, लेकिन उसके 2 कंपोनेंट होंगे। मतलब मान लो 100 रुपए का टैक्स लगाया गया, तो उसको 2 भाग में बांट दिया जाएगा, 50 रुपए प्लस 50 रुपए। 50 रुपए को तो हम बोल देंगे ये CGST है, और 50 रुपए को हम बोल देंगे ये SGST है। CGST की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST की फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो CGST वाला जो हिस्सा है ना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, केंद्र सरकार के पास, उसकी जेब में चला जाएगा। और ये SGST वाला जो हिस्सा है, ये चला जाएगा इस राजस्थान गवर्नमेंट के पास में, है ना। तो दोनों खुश, ठीक है, दोनों को मिल गया टैक्स, बढ़िया। एक ही टैक्स लगाए, अब 5 टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, और ये आधा हिस्सा इसके पास चला गया, आधा हिस्सा इसके पास चला गया। अब राजस्थान गवर्नमेंट ये बोलेगी ना कि भाई साहब, तुमने जो पहले मेरे स्टेट के अंदर अंदर माल बिकता था, उस पर पहले पूरा टैक्स मैं लेती थी, लेकिन अब आधा तुम लेके जा रहे हो, तो फिर जो तुम पहले पूरा लेते थे, 2 स्टेट के बीच में माल जाता था, 2 स्टेट के बीच में बिकता था, उसमें तुम आ जाते थे टैक्स लेने, तो तुम्हारे वाले में मेरे को दो। तो इसने बोला, केंद्र ने, हाँ भाई बिल्कुल देंगे तुमको, हमारे वाले में भी देंगे। तो देखो अब क्या लिखा हुआ है इसमें, अब पढ़ोगे समझ में आएगा तुमको। According to the parliament and the state legislature have power to make laws with respect to goods and service tax imposed by union or the state, further the parliament, यानी कि ये बोल रहा है कि जीएसटी आने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिली है और पार्लियामेंट को भी पावर मिली है कि वो जीएसटी पे कानून बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे भाई, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्दर, ये वाला पहले समझ लेते हैं हम। फर्दर द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। यानी कि ये बोल रहा है कि जहां पे भी कोई माल बिका, और वो माल कैसे बिका, एक राज्य से दूसरे राज्य में बिका, यानी मान लो ये राजस्थान है, राजस्थान रॉयल्स, और ये है पंजाब किंग्स, है ना, PK, ठीक है, पंजाब सुपर किंग, PSK बोलते हैं उसको, PSK। तो राजस्थान से पंजाब जा रहा है कोई सामान बिकने के लिए, तो बोला कि जैसे ही भाई साहब किसी स्टेट का बॉर्डर कोई भी माल क्रॉस करेगा, ट्रक क्रॉस करेगा, तो वहां पे टैक्स लेने की एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव मैंने बताया जहां भी लिख दी जाए तो मतलब उसी आदमी को होगी, उसके अलावा किसी को नहीं होगी। और यहाँ पे किसका नाम लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि अगर माल किसी भी देश, किसी भी स्टेट की, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, तो वहां पे टैक्स केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी में कौन सा टैक्स लेती है, IGST, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत, और एकीकृत जो होता है उसका मतलब होता है कि 2 चीजों को मिला के हमने जोड़ दिया, तो उसको हम एकीकृत बोलते हैं। अच्छा, 2 चीजों को, अलग अलग चीजें थी, उनको मैंने पकड़ा, समझना, तो मैं जो समझा रहा हूं बस मेरे सुनते रहो, मैं कनेक्शन सारे जोड़ दूंगा। 2 चीजें थी जो अलग अलग थी, मैंने पकड़ के मिला के अल्लो एक चीज बना दी। अब तुमको तो ये एक दिख रही है भाई साहब, लेकिन मेरे को पता है ना, मैंने जोड़ा, इसमें 2 चीज मिली भी है, और फिर मैं अगर खींचूंगा तो दोनों अलग अलग भी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी कोई 2 चीजों को जोड़ा गया है। कौन सी 2 चीजें जोड़ी गई इसमें, तो देखो मैंने जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि स्टेट के अंदर अंदर माल बिकेगा तो उस पर कौन कौन सा टैक्स लगता है, उस पर एक तो लगता है CGST और एक लगता है SGST, है ना। अब इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूं, टोटल कर दूं, यानी 50 रुपए का CGST था, 50 रुपए का SGST था, 100 रुपए का टोटल टैक्स था, मैं इनको जोड़ दूं और जोड़ के पूरे 100 रुपए के टैक्स को अगर मैं बोल दूं IGST, है ना, तो ये जुड़ गए ना। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने वाला टैक्स था, SGST स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने वाला टैक्स था। मैंने दोनों को जोड़ा और जोड़ के बोला भाई ये पूरा का पूरा IGST एकीकृत हो गया, ये जुड़ गया। कौन कौन जुड़ गया इसमें, इसमें स्टेट वाला टैक्स भी जुड़ा हुआ है, इसमें सेंट्रल वाला टैक्स भी जुड़ा हुआ है। तो यानी IGST जो होता है भाई साहब, IGST जो होता है, IGST जो टैक्स होता है, उसका आधा हिस्सा तो हमेशा किसको मिलेगा, स्टेट को मिलेगा, और आधा हिस्सा मिलेगा सेंटर को। ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। पावर जो होगी IGST लगाने की इंटर स्टेट सेल पे, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई माल जा रहा है, राजस्थान से जैसे ही क्रॉस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, अरे मेरे को IGST दे दे, मेरे को IGST दे दे। लेने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा,
लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बांटना पड़ेगा ये उस स्टेट के साथ में जहां पे माल की बिक्री हुई। जैसे यहाँ पे पंजाब में भी बिक्री हुई ना, राजस्थान से चला, राजस्थान चलेगा तो राजस्थान से आईजीएसटी लग जाएगा। पंजाब में जाके बिक्री हुई, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आईजीएसटी चले जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके पास आईजीएसटी पहुंच गया, ठीक है। अब इसको पता चलेगा कि हाँ भाई माल पंजाब में बिका, तो ये क्या करेगी, आईजीएसटी में 2 का भाग देगी, आधा जो पैसा है वो पंजाब गवर्नमेंट को दे देगी, तो ये पंजाब गवर्नमेंट को मिल गया, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम चलता है भाइयों जीएसटी का। तो ये बोल रहा है कि आईजीएसटी पे जो कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर है वो किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इकोनॉमी में जीएसटी पढ़ना है तो मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ रहे हैं। चौथे नंबर का देखते हैं भाई साहब, द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रेजिडुअरी सब्जेक्ट दैट इज द मैटर्स व्हिच आर नॉट इन्यूमरेटेड इन एनी ऑफ द। अच्छा, और दूसरी चीज क्या है, मैंने एक और चीज भूल गया मैं, कि बोला ना सेंटर और स्टेट को दोनों को पावर होगा। 101वें अमेंडमेंट में ये बोला गया कि जीएसटी के ऊपर कानून बनाने का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर होगा। तो जब हम जीएसटी काउंसिल देखेंगे तब तो हम ढंग से देखेंगे, नहीं अभी ये समझ लो होता क्या है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई अगर इसमें लिख दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर होगा कानून बनाने का, तो अब दोनों कानून कैसे बनाएगी। तो इसके लिए एक सिस्टम निकाला गया, एक काउंसिल बनाई गई, उसका नाम रखा गया जीएसटी काउंसिल, है ना। अब जो जीएसटी काउंसिल होती है ना, इसमें हर स्टेट से, भारत की हर एक राज्य से एक आदमी आके बैठता है, मेंबर, है ना। ये सारे स्टेट वाले बैठते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से आके 2 लोग बैठते हैं, ठीक है। और फिर ये सब बैठ के डिसीजन लेते हैं ना, सब बातचीत करके। एक अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती जीएसटी पे। तो जैसे ये जीएसटी काउंसिल वाले, मतलब तुमने देखा होगा बहुत सारे नेता कई बार बाहर निकल के बोलते हैं कि अरे ये तो आटे पे भी टैक्स लगा दिया मोदी सरकार ने, तो मोदी सरकार तो लूट रही है लोगों को, आटे पे टैक्स लगा रहा है, इस पे भी लगा रहा है। तो भाई वो कोरी मोदी सरकार ने नहीं लगाया, जो बोल रहे ना बाहर आके कि टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा दिया, उनके भी लोग गए थे वहां पे, बैठे थे उस मीटिंग में, उन्होंने भी हाँ बोला होगा। क्योंकि यहाँ पे जो फैसला लिया जाता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से नहीं ले सकती, सबकी सहमति से, बहुमत से फैसला लिया जाता है। और मेजोरिटी यहाँ की क्या होती है वो हम देखेंगे जब हम जीएसटी काउंसिल पढ़ेंगे तब। अभी इतना ही समझो कि यहाँ पे सारी स्टेट भी बैठती है, यहाँ पे सेंटर भी बैठती है, और सब बातचीत करके खुद हाँ बोल बोल के फैसला लेते हैं। तो अंदर तो वो हाँ बोल देते हैं कि हाँ बढ़ा दो टैक्स, और बाहर आके क्या बोलते हैं, अरे ये मोदी सरकार तो बहुत बुरी है, क्योंकि उनको फायदा भी चाहिए पैसे वाला, क्योंकि टैक्स बढ़ाएंगे तो उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, और बाहर आके दूसरी सरकार की बुराई कर देंगे तो उनको वोट ज्यादा मिलेंगे। तो इनकी राजनीति चलती रहती है, वो छोड़ो। लेकिन हम जीएसटी काउंसिल समझ चुके हैं कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी बैठते हैं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग बैठते हैं, किन चीजों पे जीएसटी लगेगा, कितना लगेगा, परसेंट क्या होगा, ये सारे डिसीजन यहीं पे लेंगे। और ये डिसीजन यहाँ पे लेने के बाद ही वो कानून, उसका कानून में परिवर्तन होता है। ये काउंसिल जब तक नहीं बोलेगी तब तक जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और इस काउंसिल में स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी बैठते हैं, इस काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग भी बैठते हैं, और सभी सहमति से फैसला लेते हैं। इसीलिए 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने, यानी 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने ये बोला कि जीएसटी पे कानून बनाने का अधिकार सेंटर को भी होगा और स्टेट को भी होगा। और वो अधिकार कैसे मिल रहा है, इस काउंसिल से, जहां पे वो बैठ के बातचीत करके हाँ ना बोल के कानून बनवाते हैं या फिर कानून रिजेक्ट करवाते हैं। ओके, the power to make laws with respect to residuary subject, that is the matter which are not enumerated in any of the 3 lists, is vested in the parliament. There is a residuary power of legislation including the power to levy residuary taxes. तो बोल रहा है कि साहब 3 लिस्ट हमने बनाई थी, एक हमने बनाई यूनियन लिस्ट, दूसरी हमने बनाई स्टेट लिस्ट, तीसरी हमने बनाई कॉन्क्रीट लिस्ट। हिंदी में बोलूं तो एक हमने बनाई संघ सूची, दूसरी हमने बनाई राज्य सूची, और तीसरी हमने बनाई समवर्ती सूची। अगर इन तीनों में जो चीजें लिखी हुई है उनके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं निकल के आ जाए जिसपे कानून बनाने की जरूरत हो, तो वहां पे कौन कानून बनाएगा, क्योंकि फिर वो तो किसी लिस्ट में लिखी भी नहीं है। तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट को यह अधिकार दे दिया गया कि रेजिडुअरी जो सब्जेक्ट है, अवशिष्ट जो विषय हैं, अब अवशिष्ट विषयों पे, रेजिडुअरी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। जैसे जब हमारा संविधान बना था तब उनको थोड़ी पता था टिकटॉक आ जाएगा दुनिया में, रील आ जाएगी दुनिया में, इंस्टाग्राम रील जैसी भी कोई चीज होगी। तो उस टाइम थोड़ी वो सोच सकते थे कि किसी लिस्ट में लिखना कि भाई टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम रील पे कानून कौन बनाएगा। तो आज की डेट में ऐसे सब्जेक्ट जो नए नए निकल के आ जाते हैं उन पे कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अच्छा, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ऐसा नहीं है भाई मैं तुम्हारा पूरा साथ निभाऊंगा, पूरी की पूरी पॉलिटी कराऊंगा, पूरी की पूरी ज्योग्राफी कराऊंगा, पूरी पूरी हिस्ट्री कराऊंगा, जुड़े रहो बस। From the above scheme, it is clear that the matters of national importance and the matters which requires uniformity of legislation nationwide are included in the union list. क्या बोल रहा है ये कि भाई वो मुद्दे, ये मैं स्टार्ट में बात बता चुका हूं कि वो मुद्दे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे देश के लिए, और उसके साथ में वो मुद्दे जिनमें पूरे देश में एक जैसा कानून चाहिए हमको, है ना, कि भाई बदलाव नहीं होना चाहिए, पूरे देश में एक जैसा कानून लागू करना है, एक जैसा ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक। तो उनको तो यूनियन लिस्ट में डाला गया है, ये मैंने बताया था। द मैटर्स ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपोर्टेंस एंड द मैटर्स विच परमिट डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट आर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट। यानी जो रीजनल इंपोर्टेंस के मैटर है, जैसे हेल्थ हो गया, पुलिस हो गया, कोई बदमाशी करा उठा के उसको डाल दो, नाली किधर से निकलेगी, गटर गटर का पानी किधर से जाएगा, वो सारे जो मुद्दे हैं वो स्टेट लिस्ट में डाले गए हैं।
The matters on which uniformity of legislation throughout the country is desirable but not essential are enumerated in the concurrent list. तो concurrent list यानी कि समवर्ती सूची में मेरे मित्रों वो मुद्दे डाले गए हैं जहां पे एक जैसा कानून चाहती तो है सरकार, लेकिन जरूरी नहीं है, हो भी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि फॉरेस्ट, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वहां पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके लिए कोई कानून बना दिया तो पूरे देश पे वही लागू होगा, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन मुद्दों पे कुछ नहीं बोलती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने कानून बना के काम निकाल सकती है। लेकिन यहाँ पे वापस से हम यूएसए चलते हैं, क्यों? क्योंकि यूएसए से तुलना नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आता बिड़ू। बिड़ू, यूएसए से तुलना करने का बिड़ू, बिड़ू मजा नहीं आता बिड़ू, यूएसए से तुलना करने का बिड़ू, मैं थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ बिड़ू। अच्छा चलो, तो मित्रों देखो क्या लिखा हुआ है, इन यूएस ओनली द पावर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रेजिडुअरी पावर्स आर लेफ्ट टू द स्टेट। द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द अमेरिकन पैटर्न ऑफ द सिंगल इन्यूमरेशन ऑफ पावर। ये बोल रहा है कि साहब हमारे भारत में क्या किया गया, एक लिस्ट बनी, दो लिस्ट बनी, तीन लिस्ट बनी। संविधान बनाने वालों ने बोला कि तीनों लिस्ट में तुमको कोई चीज मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो वो पार्लियामेंट बनाएगी उस पर कानून, है ना। लेकिन यूएसए में उल्टा सिस्टम किया गया, उनमें सिर्फ और सिर्फ वो बताया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार क्या क्या कानून बना सकती है, सिर्फ वहां के कॉन्स्टिट्यूशन, वहां के संविधान में ये बताया गया है। उसको छोड़ के जो भी है उन पे कानून राज्य सरकारें बनाएगी, वहां की स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और अमेरिका में भी यही सेम सिस्टम किया गया है। लेकिन कनाडा जो है ना भाई साहब, कनाडा, वो जो हमने जो सिस्टम किया है वो कनाडा से लिया है। आज की डेट में हमारी कनाडा से नहीं बनती, हम उसके प्रधानमंत्री से भी नहीं बनाते हैं ना, बहुत माथापड़ी चल रही है हमारी उसके साथ, लेकिन सिस्टम हमने सारे उनके कॉपी किए। तो कनाडा में भी यही सिस्टम है कि रेजिडुअरी पावर सेंटर के पास में, और हमारे भी यही सिस्टम है कि रेजिडुअरी पावर जो है, अवशिष्ट शक्तियां जो है वो सेंटर के पास में है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करूं मैं, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो भाई उसमें जो क्या था, उसमें क्या था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करूं मैं, जो अंग्रेजों ने हमारे लिए कानून बनाया था उसी से हमने कुछ उठाया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भाई यूनियन सब्जेक्ट की बात की गई थी ना, सेंट्रल सब्जेक्ट यानी कौन से मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। उसमें प्रोविंशियल लिस्ट भी बनाई गई थी, प्रोविंशियल लिस्ट, है ना। लेकिन उसमें जो अवशिष्ट थे ना, रेजिडुअरी जो पावर थे, रेजिडुअरी पावर जो थे, जो कहीं पे भी नहीं लिखे गए, उनको उन पे कानून बनाने की पावर दी गई थी अपने किसको, वाइस रॉय को, है ना, वाइस रॉय, गवर्नर जनरल, तो भी जो भी बोलते हैं उसको उसको। लेकिन हमने क्या किया, फिर हमने इस चीज को चेंज करके बोला कि वॉइस रॉय, या वॉइस रॉय का मतलब होता था, देखो उस टाइम पे जो वॉइस रॉय होता था ना, पुराने टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, वो हमारे राष्ट्रपति के बराबर ही मान लो उसको। उन्होंने तो वॉइस रॉय को दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, है ना, वॉइस रॉय, या फिर इसको गवर्नर जनरल बोल सकते हो। लेकिन हमने क्या किया फिर उसको बदल के, हमने वो पार्लियामेंट को दे दी, राष्ट्रपति को नहीं दी, पार्लियामेंट को दे दी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, पढ़ लेते हैं इसको भी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर अ थ्री फोल्ड इन्यूमरेशन विच फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। तो ये फेडरल का मतलब यूनियन जो है, हमारे यूनियन लिस्ट है वो फेडरल लिस्ट थी वहां पे, प्रोविंशियल का मतलब स्टेट लिस्ट जो है उसको वो प्रोविंशियल लिस्ट बोलते थे, और कॉन्करेंट उनके भी थी, हमारे पास भी थी। The present constitution follows the scheme of this act, but with one difference that under this act, the residuary powers were given neither to the federal legislature nor to the provincial legislature, but to the Governor General of India. In this respect, India follows Canadian precedent. तो बोलता है कि साहब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाई है ये चीज, अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, उन्होंने पहले ये लिस्टें बनाई थी तो हमने वहां से कॉपी पेस्ट किया। मैंने बताया तुमको कि हमने अधिकतर अपना कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से कॉपी पेस्ट किया है, थोड़ी बहुत चीजें बदली है। जैसे यहाँ पे रेजिडुअरी पावर किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी, लेकिन हमने वो पार्लियामेंट को दे दी, बस इतना सा चेंज किया, बाकी सारा का सारा हमारा भी वही है। तो ये सारा सिस्टम हो गया। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स ओवर द स्टेट लॉ। देखो एक चीज बताता हूँ तुमको मैं, एक चीज बताता हूँ तुमको मैं, पहले पढ़ लेते फिर समझाता हूँ, चलो समझ में आ जाएगी फिर तुम्हें। The central law prevails over the state law, but there is an exception if the state law has been reserved for the consideration of the president and received his assent. ये दूसरी चीज हो गई, ये वाला देखते हैं। The constitution expressly secures the predominance of the union list over state list and the concurrent list that of concurrent list over the state list. Thus, in the case of overlapping between the union list and the state list, the former should prevail. In case of overlapping between the union list and the concurrent list, it is again the former which should prevail. Where there is a conflict between the concurrent list and the state list, it is the former that should prevail. तो तुम former that should prevail, former that should prevail में बावड़े हो जाओगे, लेकिन मैं समझाता हूँ तुमको क्या बोल रहा है ये। यही बात किताब में भाई कई चीजें बहुत टिपिकल लिख दी जाती है, लेकिन समझ में नहीं आती। भाई देखो, एक तो यूनियन लिस्ट है, UNION, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, ठीक है। अच्छा, दूसरी है कॉनकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची।
और तीसरी है स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सूची। अब भाई जब तक काम एकदम सही चल रहा है, जब तक चीजें एकदम बढ़िया चल रही, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिन पे कानून, मान लो यूनियन लिस्ट में कुछ बनाया हुआ है और स्टेट लिस्ट में भी वो चीज थोड़ी बहुत दी हुई, उस पर भी कानून बनाया हुआ है, और दोनों टकरा रहे हैं, टकराव हो रहा है दोनों कानूनों में, यानी विरोधी बातें लिखी हुई है। जैसे मैं तुमको बोलूं ये काम करो और तुम बोलो कि मैं काम नहीं करूंगा, तो हमारे बीच में क्या हो गया? टकराव। मैं जो बोल रहा हूं तुम उसका उल्टा बोल रहे हो, तो वहां पे किसकी चलेगी, मेरी या तुम्हारी? तो वही बताया गया यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में ज्यादा किसकी चलती है। तो तुमको कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना यूसीएस, यानी यूनियन कॉन्करेंट स्टेट लिखना, और फिर ऐसे तीर का निशान लगा देना भाई, ऐसे तीर का निशान लगा देना, बस ये हो गया। उस पैराग्राफ में जो बोला था ना, इतना ही बोला था। तुमको समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ कि भाई साहब जो यूनियन लिस्ट है वो सबसे ऊपर होगी, सबसे ऊपर होगी यूनियन लिस्ट, है ना। उसके नीचे होगी कॉन्करेंट लिस्ट, उसके नीचे होगी स्टेट लिस्ट। यानी कि अब देखो, अब कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लो भाई, तो कुछ भी जिंदगी में तुम कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लो, इस टेबल से जो इतना सा मैंने ये बनाया डायग्राम, इतना सा डब्बे में जो मैंने चीजें लिखी है, उससे सब सोल्व हो जाएगा। देखो मैं तुमको बताता हूँ कैसे हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट की बात है, कॉन्फ्लिक्ट, है ना। कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना वीडियो रोक के, क्योंकि मैं तो बता दूंगा लेकिन तुमको भी बताना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई अगर हो दोनों के बीच में हो तो कौन सी जीतेगी। तो मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच में लड़ाई हो तो कौन जीतेगी, विनर कौन होगा, बताओ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुमने कमेंट कर दिया कि यूनियन लिस्ट में स्टेट लिस्ट में लड़ाई होगी तो विनर कौन होगा, विजेता कौन होगा, तो यूनियन लिस्ट होगी, ठीक है। दूसरा, मैं बोलता हूँ साहब कि यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लड़ाई होगी तो कौन विनर होगा, किसकी चलेगी, कमेंट करो नीचे, किसकी चलेगी, यूनियन की चलेगी या फिर कॉन्करेंट लिस्ट की लिखी हुई चलेगी। तो यहाँ पे भी यूनियन लिस्ट की चलेगी, ठीक है, यूनियन लिस्ट के मैटर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अब मैं तीसरा पूछता हूँ तुमको, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लड़ाई होती है तो किसकी चलेगी, बताओ, उत्तर लिखो जल्दी से, किसकी चलेगी स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। तो भाई यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट की चलेगी, क्यों? क्योंकि देखो स्टेट लिस्ट से ऊपर है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब मैं फिर से पूछता हूँ तुमको कि अगर स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट की लड़ाई होती है तो किसकी चलेगी, कौन जीतेगा, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, तो भाई यूनियन लिस्ट जीतेगी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। फिर वापस से पूछता हूं मैं, अगर भाई साहब यूनियन लिस्ट, अगर कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, कॉन्करेंट लिस्ट की यूनियन लिस्ट की लड़ाई होगी कौन जीतेगा, तो भाई यूनियन लिस्ट जीतेगी, क्यों? क्योंकि भाई देखो सबसे ऊपर यही है। समझ गए बात, कि स्टेट लिस्ट से ऊपर कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट से ऊपर यूनियन लिस्ट है। अब वापस से वो पैराग्राफ पढ़ोगे तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, लेना चाहोगे ले सकते हो अगर चाहो तो, योर मर्जी। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ठीक है, ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले सको आराम से। ये मैं हटा, 1 2 3, वापस आ रहा हूं मैं, आ गया, ठीक है ब्रदर। अब देखो वही पढ़ लो, तुम पढ़ोगे जब समझ में आ जाएगा। अब द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली सिक्योर्स द प्रिडोमिनेंस ऑफ द यूनियन लिस्ट ओवर द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि यूनियन लिस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों से ऊपर है। अब समझ में आएगा, वो डायग्राम दिमाग में रहेगा ना कि यूनियन ऊपर है, उसके नीचे कॉन्करेंट है, उसके नीचे स्टेट है, वो डायग्राम दिमाग में रहेगा बाबू मुसाई, वो डायग्राम तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो तुमको सब समझ में आ जाएगा रे। चलो कहाँ था मैं, Thus, in case of overlapping between union list and the state list, the former should prevail. यानी कि स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में लड़ाई होती है तो फॉर्मर का मतलब पहले वाला कौन है, यूनियन लिस्ट, ये जीतेगी। इन केस ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, इट अगेन द फॉर्मर विच शुड प्रिवेल। यानी यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में लड़ाई होती है तो फॉर्मर यानी पहले वाला कौन है, ये यूनियन लिस्ट, ये जीतेगी, ठीक है। Where there is a conflict between the concurrent list and the state list, it is the former that should prevail. यानी concurrent लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में लड़ाई होती है तो पहले वाला कौन है, concurrent लिस्ट, ये जीतेगी। तो ये तो मैंने बताया उस डायग्राम में जो तुमने स्क्रीनशॉट लिया। In case of conflict between the central law and the state law on the subject enumerated in the concurrent list, the central law prevails over the state law, but there is an exception if the state law has been reserved for the consideration of president and has received his assent, then the state law prevails in that state, but it would still be competent for the parliament to override such law by subsequently making a law for the same matters. क्या लिखा हुआ है, क्या लिख दिया भाई साहब, क्या बोल दिया भाई साहब इसमें, क्या बोल दिया समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा। चलो, ये बोल रहा है कि भाई साहब एक लिस्ट जो हमने अभी देखी थी उसका नाम था कौन करंट लिस्ट, जो बहुत करंट मारती है। क्यों मारती है? क्योंकि यही ऐसी लिस्ट है जिसपे कानून बनाने की पावर स्टेट के पास भी है और यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है। सी लिख दूं क्या मैं? वैसे इसको यूनियन बोलते हैं लेकिन मैं सी लिख देता हूं। लेकिन भाई साहब अगर एक ही मुद्दे पे, सेम मुद्दा पे ये भी कानून बना देता है और ये भी बना देता है, दोनों में अलग अलग बातें लिख देते हैं, तो फिर लड़ाई होगी। इधर से तीर चला, इधर से तीर चलाऊं, इसका दूसरा रंग का तीर चलाऊं मैं, इसका सेंटर का दूसरे तीर का फिर किसका जीतेगा? सेंटर वाला तीर जीत जाएगा, इधर जाएगा और स्टेट वाले कानून को काट देगा। यानी अगर
कॉन्करेंट लिस्ट के किसी मुद्दे पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने कानून बनाया है और दोनों कानून समान है और एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो किसकी चलेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। ये तो बोला नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा होगा। लेकिन मित्रों, अगर स्टेट ने कोई कानून बनाया जो कि उसी मुद्दे पे जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से कानून बना रखा है, तो ये खत्म हो जाएगा स्टेट का कानून, ये तो नॉर्मल काम है। लेकिन अगर इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है, स्टेट वाले प्रेसिडेंट के पास भेज दे कि साहब हमारे स्टेट में कोई ऐसे जरूरी काम हमें करने हैं जिसके लिए हमें अलग कानून बनाना ही पड़ेगा, आप प्लीज इसको बचाओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से ये खराब नहीं हो, तो प्रेसिडेंट अगर इसको बोलता है हाँ भैया हम समझ चुके हैं तुम्हारे को जरूरत है इसलिए तुमने बनाया ये कानून अलग से, तो हम तुम्हारे कानून को मंजूरी देते हैं, तो अगर प्रेसिडेंट ने इसको मंजूरी दे दी तो फिर ये निरस्त नहीं होगा, फिर ये कानून खत्म नहीं होगा, ये भी चलता रहेगा उस स्पेशल स्टेट में ही, उसी स्टेट में जिसने प्रेसिडेंट के पास भेजा और प्रेसिडेंट से अनुमति मांगी, उस स्टेट में ये कानून चलता रहेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून भी अपनी जगह चलता रहेगा। ठीक है, ये बोला गया है किसके लिए? स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए। लेकिन स्टेट ने कोई कानून बना दिया जिसको प्रेसिडेंट ने बोल दिया हाँ भाई तुम्हारा कानून चलेगा, नहीं निरस्त करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कभी कानून दोबारा बना ही नहीं पाएगी दूसरा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो दूसरा कानून बना के इस कानून को निरस्त कर सकती है जिसको प्रेसिडेंट ने अनुमति दी, उसको भी दूसरा कानून बना के। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, देखो जैसे कई चीज होती है, रिजर्वेशन, मेनली तो रिजर्वेशन में होता है ये काम कि रिजर्वेशन में कई कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, वहां के नेता वेता अपने वोटरों को लुभाने के लिए, ज्यादा वोट पाने के लिए उन कानूनों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहते हैं, है ना। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है, कह रहे तुम गलत कर रहे हो, तुमको नहीं करना चाहिए, हम तुम्हारे कानून को निरस्त कर देंगे अभी, क्योंकि हमारी चलेगी कॉन्करेंट लिस्ट में, तो है ना। हालांकि रिजर्वेशन कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, सॉरी, है ना। लेकिन मान लो कोई भी चीज़ है कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि एजुकेशन को ले लो, ठीक है, एजुकेशन ले लो, एजुकेशन सबसे बढ़िया है, एजुकेशन। एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी एजुकेशन अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इनको सेंटर की माननी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की माननी पड़ेगी। लेकिन मान लो ये ऐसी जगह है स्टेट, जैसे आसाम, त्रिपुरा इधर है, जो आदिवासी इलाके में है, और जहाँ पे आदिवासी इलाके को उनके हिसाब से एजुकेशन देना जरूरी है, उनको अगर अंग्रेजों वाली एजुकेशन देंगे तो उनका ऐसी हो सकती है, तो ये ऐसा कानून बना दे कि भाई इस इलाके पे ये लागू नहीं होगी, आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें आपने अंग्रेजों वाली एजुकेशन के लिए बताया गया, ये फलाने इलाके पे लागू नहीं होगी। अब क्योंकि सेंटर ने कानून बना दिया तो भाई चलेगी किसकी? कॉन्करेंट लिस्ट में तो सेंटर की चलेगी, तो ये बना देंगे कानून की लागू नहीं होगी, फिर भी इनकी चलेगी नहीं, तो ये जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को समझाएंगे कि साहब देखो ये हमारे जो स्टेट है उसका स्पेशल काम है, यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, तो इनको अगर अंग्रेजों की तरह हम पढ़ाएंगे तो इनकी सारे कल्चर खराब हो जाएगा, तो आप एक काम करो हमारे वाले इस कानून को रहने दो और इस सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दो कि इसको बर्खास्त नहीं करे, ये निरास्त नहीं हो, और इन लोगों को हम अलग तरीके से पढ़ाई देने की इजाजत जो है हमको जारी रखो, चालू रखो, इसको खत्म मत करो। तो अगर प्रेसिडेंट ने बोला हाँ भाई ठीक है तुम्हारे ये पुराने लोग हैं तो इनको अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए, इन पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लागू नहीं होने देंगे, और प्रेसिडेंट ने हाँ बोलते तो फिर वहां पे स्टेट के उस इलाके में वो पॉलिसी लागू नहीं होगी, उसी स्टेट के, बाकी पूरे देश पे होगी वो। ठीक है, ठीक है, ये तो बोला गया पहली बात। दूसरी बात ये कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो दोबारा कानून बना के फिर इसको निरस्त कर सकती है, दोबारा बनाना पड़ेगा, निरस्त कर सकती है, पार्लियामेंट का पावर नहीं गया है उस पर कानून बनाने का, पार्लियामेंट फिर भी कानून बना सकती है उस पर, लेकिन नॉर्मली नहीं बनाती। नॉर्मली ये जो सारी बात होती है, प्रेसिडेंट ने अगर हाँ बोली है, मैंने बताया कि प्रेसिडेंट जो होता है वो कभी भी अपने हिसाब से हाँ नहीं बोलता, प्रेसिडेंट हमेशा मंत्री और प्रधानमंत्री को पूछ के ही हाँ बोलता है। तो अगर प्रेसिडेंट ने हाँ बोली है, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री ने भी हाँ बोली है, और प्रधानमंत्री ने भी हाँ बोली मतलब पार्लियामेंट ने भी हाँ बोली है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट ने जब खुद ही इजाजत दे दी उस स्टेट को कि भाई तू तेरा कानून अलग बनाना चाहता है बना ले, तो फिर वो काहे उसके टांग लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये एक कंडीशन दी हुई है कि नॉर्मल तो भाई यही होता है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें यूनियन गवर्नमेंट का कानून, यूनियन गवर्नमेंट का यूजी लॉ यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का कानून एसजी यानी स्टेट गवर्नमेंट के कानून के ऊपर आता है। यूनियन का कानून चलेगा, स्टेट का नहीं चलेगा, लेकिन वो प्रेसिडेंट के पास अनुमति ले ले बोले वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, उस केस में स्टेट का कानून भी चल सकता है। तो भैया ये हमारा हो गया, क्या हो गया? अरे भाई एक टॉपिक पढ़ने में इतना टाइम लगता है भाई, खतरनाक है, इनमें कंसेप्ट ज्यादा है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, है ना। और जो आगे वाला है मित्रों, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऊपर जो नंबर 1 लिखा हुआ है उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, और इधर जो है पूरी प्लेलिस्ट आ रही है उसको दबा के सारी की सारी पॉलिटी की वीडियो जो मैंने आज तक डाली आगे भी डालूंगा वो सारी उससे मिल सकती है, वहां पे देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड नाइट, और दिन में जो देख रहा हूं उनके लिए हैव अ गुड डे।